दीप प्रतीक हो विजयको अनि सुखको। अनि कालोलाई अन्धकारलाई हटाएर जहिले पनि हटाउनको लागि हामी जहिले पनि दीप नै जलाउने गर्दछौँ। अनि आजको यो दीपले तपाईँ हाम्रो जीवनमा मात्र होइन धेरै कुराहरूमा त्यो ज्योति आएको होस्। दीपको लौ जहिले पनि माथि बल्दछ, ओह्रालो कहिले पनि बल्दैन त्यो। अनि तपाईँ मेरो जीवनमा पनि सकारात्मक कुराहरू सदैव उकालो बलेको होस् भन्दै आजको यो दीप प्रज्वलन गरिरहेका छौँ। अनि म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो स्थानमा गई बस्दिने निवेदन गर्दछु। अबको क्रममा आफ्नो सम्भाषण राखिदिनु हुनको लागि अनरेबल मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट दार्जिलिङ श्री राजु विष्टज्यूलाई म यहाँ निम्ताउँदछु। इस राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी, साथ ही भारत सरकार के कल्चरल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और टूरिज्म से जुड़े हुए सभी अधिकारी, और साथ ही जो इस कार्यक्रम में अपनी कला और प्रस्तुति के कारण हम लोगों को नई तरह की ऊर्जा जो हमारे शरीर में डालने वाले हैं, ऐसे सब कलाकारगण और साथ ही सबै दार्जिलिंग का आमा बुबा दाजु भाई दीदी बहनी सबैलाई मेरो गोर्खे सलाम। मुझे लगता है दार्जिलिंग के इतिहास में पहली बार है कि भारत सरकार की ओर से कोई राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम, वो भी इतने भव्य रूप में हो रहा है। मैं इसके लिए सबसे पहले हमारे केंद्रीय मंत्री और भारत सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वैसे हम सब जानते हैं, भारत हिंदुस्तान जो हमारा देश है, यह अपने आप में संस्कृति का एक अनमोल धरोहर है। और जब मैं पश्चिम बंगाल की और दार्जिलिंग की बात करता हूं, तो यहाँ की विशेषता ही कुछ और है। चाहे नॉर्थ बंगाल हो, दार्जिलिंग हो, तराई हो, डूवर्स हो, हम सब लोग दुनिया में देश भर में पढ़ते हैं, सुनते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेकिन अगर मैं वास्तव में कहूं तो दार्जिलिंग सांसद होने के नाते ये मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारे दार्जिलिंग, तराई, डूवर्स और नॉर्थ बंगाल के लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी में जीते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसको अपनी आदत में डालते हैं। मुझे लगता है हमारी क्षेत्र की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। नॉर्थ बंगाल में जहां मैं बात करता हूं, गोरखा, राजवंशी, आदिवासी, बंगला भाषी, हिंदी भाषी, कोच, मेच, टोटो, इतनी विभिन्न तरह के लोग, समाज के लोग, विविधता, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा, फिर भी नॉर्थ बंगाल की मुझे सबसे बड़ी जो ताकत लगती है वो अनेकता में एकता ही नॉर्थ बंगाल और पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी ताकत है। दार्जिलिंग हमेशा संस्कृति का एक केंद्र रहा है और इस तरह के कार्यक्रम से मुझे लगता है विशेष करके जो हमारे लोकल कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो कई बार जब भी मैं दार्जिलिंग आता हूं उनके मन में शिकायत रहती है कि हमारे को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, वो जगह नहीं मिलता जहां पर जा करके हम अपनी कला को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को, अपनी वेशभूषा, हमारी भाषा, हमारी खान पान को हम प्रस्तुत कर सकें। मुझे लगता है इससे बड़ा बात कुछ हो ही नहीं सकता कि जहां हमारे लोग जो है अलग अलग जगह जा करके प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे, लेकिन मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही शायद संभव है कि पूरा भारत सरकार और भारत सरकार का डिपार्टमेंट खुद चल के दार्जिलिंग में हमारे आंगन तक आज पहुंचा है। इस तरह के आयोजन से हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर में मोटिवेशन मिलता है, उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उनको पहुंचने का
एक रास्ता, एक मार्ग खुल जाता है। मैं अंत में एक बार फिर हमारे मंत्री जी और सभी विभाग के अधिकारीगण और साथ में भारत सरकार का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता की। चश्मे के कवर से गिर रहा हूं। दार्जिलिंग की पुण्य धरती को मैं नमन करता हूं, जो यहाँ पर मुझसे उम्र में बड़े हैं, और मातृशक्ति उसको प्रणाम करता हूं। नौजवान मित्रों को नमस्कार। उपस्थित पत्रकार मित्रों, कार्यक्रम के अध्यक्ष, इस क्षेत्र के लोकप्रिय और ऊर्जावान सांसद मेरे अनुज सम्मानीय राजू मिश्र जी, हमारी संयुक्त सचिव अमिता जी, हमारी दोनों डायरेक्टर, जो हमारा कल्चरल जोन है उसके डायरेक्टर श्रीमती बसु जी, पोखरना जी, और सामने पर्यटन मंत्रालय ने भी अपना 3 दिवसीय कैंप यहाँ पर शुरू किया है। हमारी एडिशनल डीजी जो अभी पूरी तरह से पर्यटन का काम देख रही है, रुपेंद्र बरार जी, और पीआईबी की भी एडिशनल डायरेक्टर यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो नए स्वरूप के साथ देश में प्रस्तुत हुआ है, उसके 11वें सोपान में ये दूसरा डेस्टिनेशन है जो दार्जिलिंग है। मैं दार्जिलिंग वासियों को इस बात की शुभकामनाएं देता हूं, और मैं उन अपने मित्रों को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने पिछले मेरे प्रवास में, बहुत सारे लोग यहाँ सामने बैठे हुए हैं, पत्रकार मित्र भी हैं और इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग भी हैं, जिनसे मेरी बड़ी अनौपचारिक चर्चा हुई थी। और मैंने उनसे कहा था कि ये आपका हक है और आपको मिलना चाहिए, और मैं समझता हूं कि हम जल्दी दे पाएंगे। चुनाव सिर पर है, लेकिन हमारी तैयारियां हैं। और मैं आज अपने आप से संतुष्ट हूं कि मैंने उनको जो दिया हुआ वचन था, मैं उसको आज पूरा कर रहा हूं। संस्कृति महोत्सव में जब भी मैं शामिल होता हूं तो कई बार निःशब्द हो जाता हूं। मैं महसूस नहीं कर पाता, बल्कि शायद आप भी आज से 2 दिन बाद जब अकेले बैठेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा। हम जब कभी संस्कृति महोत्सव की बात करते हैं तो हम महोत्सव को कभी आध्यात्मिकता से कटकर नहीं देख सकते, क्योंकि संस्कृति का मतलब ही साधना है। लेकिन हम किन लोगों को ये अवसर दें, ये सबसे अहम सवाल है। कई बार प्रस्तुतियां देखकर ऐसे लगता है कि ये मनुष्य के सामर्थ्य की बात नहीं है, क्योंकि जिस कलाकार को हम निकट से देखते हैं तब हम उसके बारे में अंदाजा नहीं लगा पाते। जब उसकी हम प्रस्तुति देखते हैं उसके बाद हम उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन ये भी सच है कि जो भी कलाकार होगा उसकी अपनी साधना है, और उस साधना का एक ही लक्ष्य है कि यदि वो उसको सफल करना चाहता है तो उसकी निरंतरता समाप्त नहीं होना चाहिए। तो उसको धन, यश शायद घर बैठे भी मिल सकता है, लेकिन एक चेतावनी जरूर है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक बात जरूरी होती है कि यदि वो साधक है और घर में ही वो साधना करता रहा और उसे कोई मंच नहीं मिला, तो दुनिया उसको देख नहीं पाएगी, उसकी क्षमता को जान नहीं पाएगी। और शायद ये जो कार्यक्रम होते हैं ये उसी के परिणाम देने का एक मंच है। मैं नेहरू युवा केंद्र संगठन का डायरेक्टर जनरल था। जब वो संगठन बना था तो उसकी एक स्लोगन था कि बहुत सारे लोग उस समय गरीबी थी, लाचारी थी, बीमारी थी, स्कूल बहुत पहुंच से बाहर थे,
लोगों की रुचि भी उस दृष्टि से नहीं थी। तो उस समय वो ऑर्गेनाइजेशन बना था तो उसके पीछे एक लॉजिक था, वो लॉजिक बड़ा आध्यात्मिक था कि अगर मनुष्य जन्म लेता है तो ईश्वर ने उसे कोई ना कोई गुण जरूर देकर भेजा होता है। वो पढ़ नहीं पाया इसलिए उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, स्कूल की प्रतिस्पर्धाओं में नहीं जा पाया, कॉलेज की प्रतिस्पर्धाओं में शामिल नहीं हो सका, कोई ओपन चैलेंजेस होते हैं उसमें शामिल नहीं हो सका। तो जीवन में उसको एक मंच मिलना चाहिए। किसको? जो पढ़ा लिखा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली प्रतिभा है उसको। वो लक्ष्य कितना पूरा हुआ इसका मूल्यांकन करने के लिए मैं यहां नहीं खड़ा, लेकिन संस्कृति का भी काम ऐसा ही है। जरूरी नहीं है कि संस्कृति में का वाहक वो कलाकार पढ़ा लिखा ही हो, बगैर पढ़ा लिखा भी हो सकता है। और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में एक बार कोशिश हुई थी कि क्या हम कल्चरल मैपिंग कर सकते हैं। अब कल्चरल मैपिंग का मतलब ये नहीं है कि जो हमने पैमाने तय कर लिए वही होगा। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं संगीत नाटक अकादमी का। कैलाश खेर का आपने नाम सुना होगा, वो पद्मश्री है, लेकिन उनकी गायकी की विधा संगीत नाटक अकादमी की सूची में नहीं है। अब ये जो परिस्थितियां हैं इनको आपको बदलना होगा। फ्यूजन का जमाना है, फ्यूजन की चीजों को कहीं ना कहीं आपको स्थान देना पड़ेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि ये परिवर्तन बड़े स्वाभाविक परिवर्तन है। हम अपने ट्रेडिशन को भी ना छोड़ें। आज मैं एक कार्यक्रम में था, वो दल का कार्यक्रम था, उन बच्चियों ने नृत्य किया। मैंने पूछा कि ये कौन सा नृत्य कर रहे हैं, नाम बताइए। तो किसी ने कहा कि वो शैली नृत्य कर रही हैं, लेकिन वो फ्यूजन था। जो मुझे लग रहा था कि जो शब्द अंग्रेजी के कुछ शब्द इसमें है, वो नाच भी ठीक रही थी, संगीत था, गा रही थी वो नेपाली में, लेकिन वो फ्यूजन था। लेकिन वास्तव में जो मूल नृत्य है नेपालियों का, क्या वो हम प्रस्तुत कर पा रहे हैं? क्या उसको हम बचाए रखेंगे? संस्कृति का उद्देश्य यहाँ पर है। हम किसी विकास के विरोधी नहीं है। फ्यूजन हो बहुत अच्छी बात है, फ्यूजन में लोगों नौजवानों की रुचि है, किसी भी तरह उस पूरे घटनाक्रम से उनको जुड़ना ही चाहिए। लेकिन हमको ये भी तय करना पड़ेगा कि जो हमारी मूलभूत परंपरा है वो हर कीमत पर बचनी चाहिए। जब हम कभी, मैं पहाड़ के लोगों के बारे में सोचता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये पहाड़ का जीवन साधना का जीवन है, आध्यात्मिकता का जीवन है। आप इसे साधुता का जीवन भी कह सकते हैं, साहस का जीवन है। लेकिन ये सबसे अहम बात है कि वो प्रकृति के साथ जीने के आदी है। जिसमें इतने गुण होंगे वही प्रकृति के बीच में अपनी इच्छाओं को मारकर रह सकता है। लेकिन आप फर्क देख रहे होंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी प्रकृति से प्रेम तो करती है, लेकिन आपके इस परिवेश में जीने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मुझे उसमें भी आपत्ति नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर चेतावनी के रूप में कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि प्रकृति के साथ जीना और प्रवृत्ति के साथ जीने के फर्क को हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि मैं जो संकट देख रहा हूं कि लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है, खासकर जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसमें जो लोग रहते हैं वो सिर्फ सांस्कृतिक नहीं है, वो वीर और साहसी भी हैं। जो मैंने कहा वो योद्धा भी हैं। उन बैरियर कॉस्ट के खिलाफ एक षड्यंत्र है, और वो षड्यंत्र है नशे का। अगर उससे भी अगर आपको मुक्त होना है, या तो खेल की तरफ बच्चों को पहुंचाना होगा या संस्कृति की तरफ पहुंचाना होगा, तभी आप इस संकट से बच सकते हैं। हम अपनी पुरानी परंपराओं को बचाकर चले, उनको साथ में रखें। मैं उन तमाम कलाकारों को शुभकामनाएं देता हूं जो 3 दिन तक इस मंच पर अपनी साधना को यहाँ प्रकट करेंगे। और उनको जब मंच मिलता है तो मैं एक बात कहूँगा कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में जिसको भी अपनी प्रस्तुति देने का मौका मिलता है, वो रातों रात उसकी ऊंचाई 100 गुनी बढ़ जाती है। और इसलिए मैं उन तमाम कलाकारों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। मंत्रालय और भी हैंडीक्राफ्ट्स के अपने स्टॉल्स इसलिए लगाता है कि आप में से भी कोई ऐसा काम करता है तो उसको आगे आकर ये काम करना चाहिए। साथ ही आज पर्यटन मंत्रालय का जो ट्रेनिंग है वो 3 दिन चलेगी, होम स्टे को लेकर है। यहाँ पर शताब्दी पूरी कर चुके हमारे होटल के संस्थान हैं। मैंने उनसे भी निवेदन किया है कि आप भी उस अवसर पर उन लोगों के बीच जाएं। अपेक्षा तो हमारी 150 की थी, पर मुझे बताया गया कि होम स्टे के 300 से ऊपर लोगों ने पंजीयन ले लिया है और शायद ये आंकड़ा 600 को भी पार कर सकता है। मैं उन तमाम लोगों से विनती करूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए।
ये कोई सीजनल काम नहीं है। अगर वो संख्या 600 पार करेगी तो दोबारा हम ट्रेनिंग इसी स्थान पर करेंगे और स्थानीय कोई हमारा नॉलेज पार्टनर होगा वो ऑर्गेनाइज करेगा, लेकिन हम इस काम को बंद नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि दार्जिलिंग में ये संस्कृति महोत्सव करना हम सब के लिए भी गौरव की बात है। दार्जिलिंग का नाम देश भर में नहीं है, पूरी दुनिया में। मैं अपनी संस्कृति मंत्रालय की और पर्यटन मंत्रालय की टीम को बधाई देता हूँ। उनने बड़ी विपरीत परिस्थितियों में इन कार्यक्रमों को आयोजन किया है। मैं कूच बिहार गया था, कूच बिहार में तो पहले दिन तो संख्या 5,000 थी, लेकिन दूसरे दिन वो संख्या 20,000 को पार कर गई थी। यहाँ पर भी राजभवन में शायद प्रवेश में लोगों को हिचक होगी, शायद वो आज हिचक टूटेगी और कल शायद हम संभालने में मुश्किल होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि दार्जिलिंग वासी इस कार्यक्रम में अपनी हिस्सेदारी करें। 2 दिन और रहेंगे और मुझे लगता है कि देश भर से आए हुए उन प्रतिभागियों की कला को देखेंगे और बाद में हम महसूस करेंगे कि भारत अपने आप में कितना विशिष्ट है, कितनी विभिन्नताएं रखने के बावजूद भी कितना एक मत है। उनकी एकजुटता हमारी एकता का प्रतीक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।